तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मैत्री सेतु मैत्री सेतु विल कनेक्ट विच स्टेट ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। कहता क्या है, ये जो मैत्री सेतु है क्या है, एक ब्रिज है, ठीक है। मैत्री मैत्री सेतु क्या है, एक ब्रिज है। तो कहता है इंडिया के किस स्टेट को और बांग्लादेश को कनेक्ट करेगा, जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो जो आपका स्टेट है उस स्टेट का नाम है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा स्टेट है, इसको कनेक्ट करेगा मैत्री सेतु बांग्लादेश से। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। अब ये जो ब्रिज है ये जिस रिवर पे है उस रिवर का नाम है फेनी रिवर। फेनी रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना है, ठीक है। फेनी रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना है। तो आपको नाम ये याद रखना है कि ये ब्रिज किसके ऊपर बना है, फेनी रिवर के ऊपर बना है। दूसरा फैक्ट, जो बांग्लादेश है सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर किस स्टेट के साथ करता है, तो वो आपका है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ ये सबसे ज्यादा अपने बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है। एक और रिसेंटली जो हमारी कंट्री है और जो बांग्लादेश है उसके साथ एक तीस्ता रिवर है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर है। डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर है कहने का मतलब क्या है, इस रिवर को लेके दोनों देश क्लेम करते हैं कि ये हमारे अंदर है, बांग्लादेश कहता है हमारे अंदर है, ठीक है। तो ये दोनों ये जो रिवर है इसको लेके तो दोनों कंट्रीज हैं आपस में हमेशा झगड़ती रहती हैं। तो आपका जो मैत्री सेतु है एक ब्रिज है, फेनी रिवर के ऊपर बना है। ये आपके कुछ फैक्ट्स थे। आगे चलते हैं। आगे कहता है सर वो जो रिवर एक बार ऊपर की कर दीजिए सर प्लीज। फैनी रिवर था, फैनी रिवर मैंने आपको बताया था और ये जो सर दूसरा वाला फै- वेस्ट बंगाल था। नहीं, वो मैंने आपको ये बताया था कि जो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है वो वेस्ट बंगाल के साथ करता है, ठीक है। इंडियन स्टेट है वेस्ट बंगाल, इसके साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है। फेनी रिवर के ऊपर ये ब्रिज है। तीस्ता रिवर है जो झगड़े का कारण है, ठीक है। तीस्ता रिवर है जो झगड़े का कारण है, दोनों देश कहते हैं कि हमारी है, ठीक है, इनकी कोई नहीं सुनता है। आगे है, कहता है कोची। सर ये इंडिया और बांग्लादेश का ही है ना तीस्ता रिवर। यस यस, दोनों उधर से एंटर होती है, लेकिन ये झगड़ा है इन दोनों को लेके। आगे है, कहता है कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन विल इनॉग्रेटेड बाय, ठीक है। तो कहते क्या है, ये जो कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन, ठीक है, आपको अच्छे से मालूम है सीएनजी एक आपकी आती है। इस टाइप की जो गैसेस हैं इसके लिए पाइप बिछाई गई है। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे एक नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे 3 है। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से गैस की पाइपलाइन है उसी तरीके से कहीं कहीं पानी की भी पाइपलाइन बिछाई गई है। तो नेशनल वाटर 3 यहाँ पे इसके साथ साथ रन करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहता है हु हैज बिकम फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पहली बार हुआ है कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप सेल कहते हो, ठीक है, इसका काम है आपके कंट्री के अंदर स्टील का प्रोडक्शन करना। फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी फीमेल को इसका चेयरपर्सन बनाया गया है और फीमेल का नाम है सोमा मोंडल जी। ये मोंडल ही है, मंडल नहीं लिखना है, ठीक है। MONDL मोंडल है, इसको मोंडल ही रखिएगा। तो फर्स्ट पर्सन है ये सोमा मंडल, जिनको चेयरपर्सन बनाया गया है सेल का। इसकी शॉर्ट फॉर्म है SAIL, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। देखिए आपकी कंट्री वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो स्टील प्रोडक्शन है वो आपका चाइना करता है। अप्रोक्स 50% से अधिक करता है, 50% प्लस करता है। सेकेंड नंबर पे आपका आता है इंडिया, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है आपका जापान। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना, 50% के अप्रोक्स वो प्रोड्यूस करता है। आपका ये इंडिया आता है, फिर आपका जापान आता है। इंडिया के अंदर अगर मैट्रिक टन में बात करूँ तो 110 से ऊपर मैट्रिक टन प्रोड्यूस किया जाता है एनुअली, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका जापान। और आपकी कंट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो कौन करता है, भिलाई, एक भिलाई प्लांट है, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट है। भिलाई स्टील प्लांट है, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ फैक्ट्स थे। आगे चलते हैं। कहता है हु हैज वॉन दादा साहेब फाल्के अवार्ड साउथ 2020। कहता है कि जो दादा साहब फाल्के हैं, ठीक है, इनको हम
फादर ऑफ इंडियन मूवी भी कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है। इन्होंने पहली जो फिल्म थी आपकी हरिश्चंद्र, ठीक है, फुल लेंथ मूवी थी, इन्हीं के द्वारा वो रिलीज की गई थी। और पहली दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाली थी देविका रानी। फर्स्ट सबसे पहले जो दादा फाल्के साहब अवार्ड मिला था वो देविका रानी को मिला था, ठीक है, 1913 में। आगे चलते हैं। तो कहता क्या है कि इस बार जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो किसको मिला है? धनुष को। जिन बच्चों को नाम नहीं मालूम है धनुष को, तो ये गाना याद होगा, वाई दिस कोलावेरी डी। तो इसके अंदर जिसने ये म्यूजिक दिया है वाई डी कोलावेरी डी, ठीक है, तो वही ये एक्टर है धनुष, ठीक है। आगे है सर पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला था? देविका रानी को मिला था, ठीक है। और 2019 में आपको मिला था अमिताभ बच्चन को, 2019 में मिला था आपको अमिताभ बच्चन को, मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहता है इंटरनेशनल ब्रेली डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। आपको अच्छे से मालूम है जो ये आपकी ब्रेली है, ब्रेली आपको अच्छे मालूम है, ब्रेली लैंग्वेज आता है ब्लाइंड पर्सन के लिए। जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं इसका इन्वेंट किया था लुइस ब्रेल ने, ठीक है। जो आपके लुइस ब्रेल थे इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, वो भी जन्म से अंधे थे, पढ़ नहीं पाते थे, नहीं बाद में अंधे हुए थे, और मोची का काम करते थे और जो नुकीली चीज थी उनकी आंख में लग गई थी, इस वजह से वो अंधे हो गए थे, ठीक है। तो उन्होंने एक डॉटेड पैटर्न बनाए थे जिससे अंधे लोग पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो कहता है कि राष्ट्रीय ब्रेली डे हम कब मनाते हैं? 4 जनवरी को, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहता है विच कंट्री पीएम हैज कैंसल्ड रिपब्लिक डे 2021 विजिट टू इंडिया। देखिए 1966 के बाद लगभग 55 ईयर्स के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई फॉरेन विजिटर या फॉरेन गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे पे प्रेजेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो आपके यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है? बोरिस जॉनसन, ठीक है। जो बोरिस जॉनसन थे बोरिस जॉनसन थे वो उनको इनविटेशन दिया गया था कि आप हमारे रिपब्लिक डे पे आइए, लेकिन बोरिस जॉनसन ने ये कह के मना कर दिया कि हमारे यहाँ कोविड-19 है, उसका नया स्ट्रेन आया है, हम इससे अभी पीड़ित हैं, इस वजह से हम नहीं आ पाएंगे, ठीक है। और इस वजह से वो नहीं आए थे। कुछ और फैक्ट्स आपको कोविड-19 के बारे में आपको अच्छे से मालूम है कि अभी तक जितनी भी कोविड-19 की वैक्सीन आई हैं आपके भारत के अंदर कोवैक्सीन है, ठीक है, और आपका भारत बायोटेक की एक मेडिसिन है, ये दोनों अभी तक सबसे अच्छा रिजल्ट इनका आ रहा है, ठीक है। बाकी एक यूरोप की भी थी मेडिसिन लेकिन उसका साइड इफेक्ट देखने को मिला, इजराइल के भी थी उसका भी साइड इफेक्ट देखने को मिला है, लेकिन आपकी कंट्री के जो दोनों मेडिसिन हैं, ठीक है, टीके जो दोनों हैं काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब बाकी यूके की आपको कैपिटल मालूम है लंदन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है न्यू स्कूल बैग पॉलिसी 2020 रिलीज्ड बाय। कहता क्या है कि ये स्कूल बैग जो पॉलिसी थी या किस टाइप की पॉलिसी थी, ठीक है, उसको सुनिए। स्कूल बैग पॉलिसी क्या थी? देखिए आजकल के जो स्कूल हैं नोट छापने के चक्कर में बच्चों को इतना लोड डाल देते हैं, बैग पे इतना लोड डाल देते हैं कि उनकी हालत ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, बच्चों के ऊपर जो फिजिकल प्रेशर पड़ता है, जब बैंड हमारा जो बैग का जो बैंड होता है हमारे कंधों पे ज़्यादा लोड होता है, ठीक है, तो वो मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से बच्चों को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो इस वजह से जो आपकी एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसने क्या क्या एक गाइडलाइंस डाली है, गाइडलाइंस लाया है कि इसके अंदर क्या होगा, इसने बैग की कैपेसिटी को फिक्स कर दिया है कि फर्स्ट क्लास में अगर बच्चा होगा तो उसको कितना वजन ले जाना है, सेकंड क्लास में तो कितना है, थर्ड क्लास में है तो कितना है, ताकि जो बच्चे हैं उनको ये बनने से रोका जाए, ठीक है। वरना पैसे के चक्कर में जो स्कूल वाले हैं बस किताब भर देते हैं बैग में, ढो ढो ढो, है ना, ये आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे। तो ये जो एनसीईआरटी है, ठीक है, इसने एक पॉलिसी लाई थी कि इसने बैग की जो वेट थे उसको फिक्स कर दिया था कि इसके अंदर इतना ही होगा, ठीक है। अब जो इसके चेयरपर्सन है एनसीईआरटी यानी जो इसके चेयरपर्सन है वो है श्रीधर
श्रीवास्तव, ठीक है, श्रीधर श्रीवास्तव, ये इसके चेयरपर्सन है। बाकी एनसीईआरटी की आपकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सभी बच्चे पढ़ाई करते वक्त प्लीज यहीं पे ध्यान रखा करो। गुलशन आप प्लीज, मैं भी आपसे पूछूंगा क्योंकि नॉर्मली से और 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं, इसी के अंदर से मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपने नहीं बताया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे कहता है सर एक बार और एनसीईआरटी की फुल फॉर्म बता दीजिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ओके। Which state has launched launchpad scheme to make youth self-reliant? तो कहता क्या है कि जितने भी आपकी कंट्री में यूथ हैं, यूथ कहने का मतलब वही आपके 18 से पार वाले और 25 के करीब वाले, ये जो है ना, इनको यूथ की कैटेगरी में रखा जवान। जाता। हाँ जी, 30 तक शामिल कर लिया जाता है। तो ये जितने आपके कंट्री में यूथ हैं, आपको अच्छे से मालूम है हमारे कंट्री के अंदर मेंटेलिटी क्या होती है, घर वाले प्रेशर डालते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और कहते हैं किस लिए पढ़ो, तो कहते हैं नौकरी करने के लिए, ठीक है। अब ये जो नौकरी है, इसको अगर मैं तोड़ूं तो एक बनता है नौकर, ठीक है, नौकर पे बड़ी की मात्रा लगा दी ताकि आपको बेकार ना लगे, बन गया नौकरी। तो कहने का मतलब क्या है कि हम पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं, नौकर, ठीक है। तो ये हमारे कंट्री के अंदर मेंटेलिटी होती है। हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि खूब पढ़ो खूब लिखो, उसके बाद क्या करो, नौकर बनो, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। ये जो है ना लॉन्च पैड स्कीम, ये क्या है, इसके अंदर आपको ऑनर बनने का मौका मिलता है। ऑनर बनने का मौका कैसे मिलता है, नए आइडिया के साथ स्टार्टअप करें। स्टार्टअप का मतलब नए बिजनेसेस को लॉन्च करना। गवर्नमेंट इसमें आपको सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, डिस्काउंट देगी, आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप बिजनेस रन करिए। आप जब बिजनेस के मालिक बनेंगे तो आपके अंडर लोग काम करेंगे और आप एक मालिक बनेंगे। जब आप मालिक बनेंगे तो आप कंट्री को ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ नौकरी नौकरी के पीछे लोग पड़े रहते हैं। सर आगे जितने चलते हैं। ज्यादा बिजनेस होंगे उतने ज्यादा सीए बढ़ेंगे। यस, आगे है, ये कहता है जो लॉन्च पैड स्कीम है, यूथ को सेल्फ रिलायंट, यानी जो युवा है अपने पैरों पे खड़ा हो सके। क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर आपको अच्छे से मालूम है 60% से ज़्यादा जो पर्सन है वो युवा है। फिर भी हमारी जो कंट्री है आज के टाइम पे कहीं नहीं है। चाइना हमसे कितना आगे निकल गया, अमेरिका कितना आगे निकल गया, सबसे ज़्यादा आबादी हमारी 130 करोड़ से ज़्यादा है, फिर भी हम सबसे पीछे हैं क्योंकि दिन भर सीरियल देखते रहते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे कहता है, मिनिमाइज ही नहीं हो रहा है, पगला गया है क्या। वेयर इज खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2021 ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो ये कहता है कि आपका खेलो इंडिया आइस हॉकी, ठीक है, आपको अच्छे से मालूम है आइस हॉकी, बाकी फॉरेन के अंदर बहुत अच्छे से खेला जाता है, हमारे कंट्री के अंदर तो कहते हैं कि चोट लग जाएगी। तो फिलहाल गवर्नमेंट इसको चाहती है ऑर्गेनाइज करना, बढ़ाना चाहती है, ठीक है, कि ये जो हमारे कंट्री के अंदर एक बीमारी है क्रिकेट की, ठीक है, छोटा बच्चा भी कहता है क्रिकेट, बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उसको कोई नहीं पूछता है। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनको भी आगे लाया जाए, क्योंकि जब ओलंपिक्स होते हैं तो 2-4 में मेडल जीतते हैं, खुशी मना के चले आते हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की। कारण क्या है, गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करती है उतना। तो ये आपका कारगिल एक डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख के अंदर, उसके अंदर एक प्लेस है चिकतन, ठीक है, यहाँ पे खेल ऑर्गेनाइज किया गया था, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट। अब आपको अच्छे से मालूम है ये जो लद्दाख था पहले जम्मू कश्मीर का भाग था, आज के टाइम में यूनियन टेरिटरी है। बना कब था ऑफिशियली, 31 अक्टूबर 2019 को। इस दिन आपको अच्छे से मालूम है आयरन मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, उनका बर्थ एनिवर्सरी भी होता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड, ठीक है। तो जिनके आपका नाम पे पहले की स्टैचू बनी और उसके बाद अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। यस यस, तो आपको ये जो यूनियन टेरिटरी है कब बना था एक याद रखना है, 31 अक्टूबर 2019 को बना था, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर से रिसेंटली बना था। और आपको अच्छे से मालूम है कि 370 और 35 है, ठीक है, ये 2 आर्टिकल खत्म किया गया है रिसेंटली 2019 में ही, ठीक है, और इसको अपना अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है। आगे चलते हैं, कहता है इन विच स्टेट सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च्ड रिसेंटली, कहता है किस स्टेट में सतर्क नागरिक
मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है तो जम्मू कश्मीर में। अब ये सतर्क नागरिक ऐप है क्या? देखिए सतर्क नागरिक ऐप क्या है कि आपको अच्छे से मालूम है, आपके देश में जो नेता हैं वर्ल्ड क्लास हैं, ठीक है, आपके देश में जो नेता हैं वर्ल्ड क्लास के करप्टिव पर्सन है, ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज है, घोटालेबाज है, ठीक है ना, आपके देश के अंदर जो नेता है। तो ये जो आपके देश के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं, आपको अच्छे से मालूम है, पहले अपनी जेब भरते हैं, बाद में आपकी जेब काट भी लेते हैं। तो ये जो सतर्क नागरिक ऐप है जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था, किस पर्पज से लॉन्च किया गया था, मैंने हिंट दे दिया है कि अगर कोई करप्शन होता है, कहीं आपको ऐसी शिकायत मिलती है, तो आप इस ऐप के जरिए हमें शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, किसी सरकारी महकमे से तकलीफ हो रही है, तो इसके रिकॉर्डिंग भी आप इस ऐप के ऊपर शिकायत कर सकते हैं। अब देखो कमाल की बात क्या है, ऐप भी यही बनाते हैं और यही लोग चलाते भी हैं, तो सुनेगा कौन? कोई नहीं, ठीक है। ओवरऑल मिलके हमको पागल बना रहे हैं।